So in order to write a good covering letter, देखिए सीवी की तो हमने कल बात की थी। सीवी में आप डिटेल्ड आउटलाइन देते हैं अपने एक्सपीरियंस की, अपने करियर की, अपनी तमाम जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं प्रोफेशनल लाइफ की, एकेडमिक, सोशल, व्हाटएवर। जबकि जो कवरिंग लेटर है, इसको इस तरह समझे कि अ कवरिंग लेटर इज अ ब्रीफ समरी ऑफ योर सीवी। इट इज कवरिंग इन अ वेरी प्रिसाइज वे योर सीवी। यानी आपका कवरिंग लेटर जो कि आपके सीवी के ऊपर लगा हुआ होता है, यानी पहले कवरिंग लेटर होता है, उसके बाद सीवी अटैच होता है। तो जो एम्प्लॉयर है या जिसको भी आप अपना कवरिंग लेटर के साथ भेज रहे हैं, तो वो बजाय इसके कि आपके डिटेल सीवी को पढ़े, आपकी कवरिंग लेटर को पढ़ के अंदाजा लगा लेगा कि आपके सीवी को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक नज़र में पता चल जाता है कि आपका कवरिंग लेटर क्या बता रहा है आपके सीवी के बारे में। तो दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है जी। सो लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट अ जनरल गाइडलाइन अबाउट कवरिंग लेटर। देखिए ये बात बिल्कुल सिंपल है और आपके जहन में होना चाहिए कि जब आप कोई लेटर ईमेल के थ्रू भेजते हैं तो उसके डायनेमिक्स कुछ और है, और जब आप कोई लेटर बाय पोस्ट भेजते हैं तो उसके डायनेमिक्स कुछ और है। मसलन ईमेल के अंदर कोई डेफिनेटली कोई एनवलप नहीं होता, ठीक है, और एज सच कोई एड्रेस नहीं होता सिवाय ईमेल एड्रेस के जितना आप भेज रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बाय पोस्ट कोई अपना लेटर भेज रहे होते हैं तो उसके डायनेमिक्स भी चेंज होते हैं, तो उसमें लिफाफा भी होता है, उसमें आपको अपना एड्रेस भी देना पड़ता है, फोन नंबर देना पड़ता है लिफाफे के ऊपर। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि दे आर टू डिफरेंट फॉर्म्स। If sending email, write and include your name, your address, ठीक है। यानी जब आप अगर ईमेल के थ्रू कोई लेटर भेज रहे हैं तो आपको क्या करना है, योर एड्रेस शुड बी देयर इंक्लूडिंग योर ईमेल एड्रेस। ठीक। अच्छा, एक तो ये होता है कि आपने ईमेल खोली और उससे अपना लेटर अटैच कर दिया, तो मैं अटैचमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली इन बॉक्स के अंदर जब आप लेटर लिख रहे हो तो उस लेटर के अंदर आपको अपने नाम के साथ साथ आपको अपना एड्रेस और ईमेल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा।
और कहाँ लिखना पड़ेगा? दैट इज इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, यानी राइट हैंड की जो टॉप है, जब आप इनबॉक्स खोलते हैं राइट करने के लिए अपने लेटर को, तो एट द टॉप राइट एंड you will write your email address as well as your physical address. आप ये दोनों लिखेंगे अगर आप ईमेल के थ्रू अपना लेटर भेज रहे हैं। The name and address of the person you are sending it to. ठीक है? If sending by email, avoid all this. अगर हम बाय पोस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आप उसका एड्रेस लिखेंगे, मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आप ईमेल के जरिए भेज रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम आप मेंशन ना करें। बेहतर यह है कि वो नाम मेंशन ना हो। मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? जितनी भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं काइंडली एक दफा मुझे बता दें ताकि कोई डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। ओके जी, so rest of the students who are feeling some distortion, kindly check the things at your end. अपने कवरिंग लेटर पर अपना फोन नंबर नहीं लिखा जाता। उसकी वजह यह है कि आपका फोन नंबर ऑलरेडी मेंशन है आपके सीवी के ऊपर। ठीक है, तो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि डू नॉट राइट योर फोन नंबर or mobile phone numbers on your covering letter. The reason is that because it is already mentioned in the CV. Use title if you know the person, that is dear Mr. MS, Mrs. Miss XYZ. ठीक है, अगर आपको ये पता है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं वो मेल को लिख रहे हैं या फीमेल को लिख रहे हैं, यानी जो ओपोनेंट है आपके वो जेंडर क्या है, अगर आपको जेंडर का पता है तो आप मेंशन करेंगे कोई भी टाइटल, डियर मिस्टर, ठीक है, डियर या मिस या मिसेस एंड एक्स वाई जेड। डू नॉट राइट डियर मोहम्मद अली। कभी भी डायरेक्ट मुखातिब होकर डियर मोहम्मद अली ना लिखें, बेहतर ये है। ठीक है, अब अगर पूरा नाम है डियर मोहम्मद अली तो आप लिखेंगे डियर अली। डिपेंड करता है कि जो जिसको आप भेज रहे हैं वो किसको भेज रहे हैं, तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर अली। ठीक है, यानी जो आखिरी नाम है वो लिखेंगे और उससे पहले आप लगा देंगे मिस्टर, और अगर मिसेज है तो मिसेज लगा देंगे, वो डायरेक्ट मुखातिब नहीं हुआ होना चाहिए। इफ यू रियली कांट फाइंड अ नेम, राइट डियर सर स्लैश मैडम। अगर आपको नहीं पता कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, एक अननोन अथॉरिटी को पेपर लिख लेटर लिख रहे हैं, तो आपको डियर सर स्लैश मैडम, ठीक है, तो अगर मैडम है तो वो मिल जाएगा, अगर सर है तो वो मिल जाएगा। तो एक ही वक्त में किसी पे दो शिकार आपके होते हैं। इंक्लूड जॉब रेफरेंस इफ देयर इज एनी। जॉब रेफरेंस एक्चुअली कुछ नंबर्स होते हैं और कोई कोड होता है जो कि अक्सर दिया जाता है जब कोई एडवर्टीजमेंट हो किसी जॉब के बारे में। जब कोई एडवर्टीजमेंट होती है, इश्तिहार आता है, तो उसमें जॉब का रेफरेंस दिया गया होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेफरेंस ऑफ द जॉब इज 052315 HR। ठीक है, यानी HR की जॉब है और ये उसका नंबर।
तो आप अगर वो जॉब के रेफरेंस को लिख देंगे तो इट वुड बी वंडरफुल। तो इंक्लूड जॉब रेफरेंस इफ देयर इज एनी, अगर कोई जॉब रेफरेंस दिया गया है तो कहाँ लिखेंगे? जहाँ आप लिखते हैं डियर एक्स वाई जेड, उसके नीचे आप जॉब रेफरेंस की हेडिंग डाल के जॉब रेफरेंस लिखेंगे। The most important thing if you're writing to what you call email, so you must keep in mind that Times New Roman should be no smaller than 11 point। यानी जो आप फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे वो फॉन्ट होगा टाइम्स न्यू रोमन। ये हमेशा याद रखिएगा। द मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इन द वर्ल्ड इज दिस फॉन्ट, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन। और जो आप फॉन्ट का साइज सेलेक्ट करेंगे इट शुड बी ऑफ 11 पॉइंट। एंड द एरियल, और अगर आप एरियल को इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट यू हैव टू डू, नो स्मॉलर देन 10 पॉइंट। ठीक है। और अगर आप इस फॉन्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसकी वजह ये कि दीज आर द लिमिट्स ऑफ अवर रीडेबिलिटी ऑन स्क्रीन। जब कोई मोबाइल फोन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपकी इमेज खोलता है पढ़ता है तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं एक विजुअलाइजेशन की, जिसमें एक आम आदमी अपनी स्टैंडर्ड आई साइट के साथ इन फॉन्ट को इजीली पढ़ सकता है। ठीक है। इससे अगर कम हो जाता है तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये स्लाइड जो कि नजर आ रही है इसकी बात करें आयशा सलीम आप। देखिए ये स्लाइड जो है इसमें हम ये बता रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, ये टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का स्टाइल है। यानी जब आप एम एस ऑफिस खोलते हैं, एम एस वर्ड खोलते हैं और जब आप कुछ लिखना शुरू करते हैं तो ऊपर फॉन्ट के मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। कई ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन है टाइम्स न्यू रोमन। तो ये बताया जा रहा है आपको कि जब भी आप ईमेल लिखें, जब भी आप कवरिंग लेटर लिखते हैं तो कवरिंग लेटर को लिखने के लिए आपको जो फॉन्ट चूज करने होंगे वो होंगे टाइम न्यू रोमन से। ऊपर जाके सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये टाइम न्यू रोमन मिल जाएगा। और जो इसका साइज है इस फॉन्ट का वो 11 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जब आप टाइम्स न्यू रोमन चूज करेंगे तो उसके बराबर में साइज का कॉलम होगा, वहां पे जाकर आप 11 पर क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा जो फॉन्ट है वो 11 के अंदर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये यदि टाइम न्यू रोमन्स का फॉन्ट नहीं यूज करते और एराइल का यूज करते हैं तो एराइल का जो आपके पास फॉन्ट है वो 10 होना चाहिए। ठीक है। तो दीज आर द फॉन्ट स्टाइल, और उसकी वजह यह है ताकि पढ़ने वाले को स्क्रीन पर ईमेल या कवरिंग लेटर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, जॉब रेफरेंस के अंदर, अगर जॉब रेफरेंस के अंदर जॉब ऑलरेडी उसमें बताई गई है तो ठीक है, अदरवाइज जॉब रेफरेंस के अंदर सिर्फ जॉब रेफरेंस नंबर ही होता है और कुछ नहीं। तो आपको सिर्फ जॉब रेफरेंस नंबर जैसे ही लिखना है जैसे आप देख रहे हो अखबार के अंदर या किसी जगह जो आपको बता रहा है, नो अदर थिंग। द कंटेंट ऑफ द कवरिंग लेटर और स्टेटमेंट ऑफ सुटेबिलिटी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो कवरिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपका कवरिंग लेटर का कंटेंट है वो क्या होना चाहिए और आपको किस तरह की स्टेटमेंट चूज करनी चाहिए। तो कौन सी स्टेटमेंट है, तो कौन सी स्टार्टिंग पॉइंट है जो सूटेबली
बेहतर हो कि जब आप अपनी कवरिंग लेटर को लिख रहे हैं। लेट्स सी दिस। तो हम अपने कवरिंग लेटर को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और उनमें से जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो कवरिंग लेटर का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होना चाहिए, अब तक जो हमने डिस्कस किया वो बिल्कुल हमने टॉप पे चीजें जो हमें करनी है लिखनी वो हमने डिस्कस किया। अब हम कवरिंग लेटर लिखने जा रहे हैं। तो कवरिंग लेटर लिखने के लिए जब आप शुरू करेंगे डियर मिस डियर सर के बाद, तो वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहलाता है। और वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे ये हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको शेयर कर रहा हूँ। ये एक स्टैंडर्ड वे है अपने जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करने का। अब चाहे आप इसको याद कर लें, समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, लिख लें, ये सब चीजों ठीक है, लेकिन एक अच्छी शक्ल जो है नॉर्मल दुनिया में जो कवरिंग लेटर का इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वो कम से कम बेस्ट इसी तरह का होता है। So you start with your covering letter introductory paragraph with please find enclosed my CV, ठीक है, in application for the job। और उसके बाद से आप क्या करेंगे, जॉब का टाइटल देंगे। जो ब्रैकेट में लिखा है इंसर्ट जॉब टाइटल। So starting with your first paragraph, you should start like please find enclosed my CV in application for the job of for example, telephone operator, job of chemical engineer, for the job of IT specialist, and so on. फिर advertise in, अब ये लिखा हुआ है advertise in और on, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पब्लिकेशन और वेबसाइट। अब यकीनन आपने किसी न किसी अखबार या वेबसाइट से पता चला होगा कि जॉब आई, तो आपको उस वेबसाइट या उस अखबार का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि एडवर्टाइज इन डेली डॉन, ठीक है, ऑन अक्टूबर 25, 2019, कि जो इश्तिहार अक्टूबर 25, 2019 को आपने दिया था डॉन न्यूज़पेपर के हवाले में, उसके हवाले से मैं अपना सीवी आपको भेज रहा हूँ। I believe that my combination of skills and experience, ठीक है, I believe that my combination of skills and experience, and particularly my experience at X, यानी X का मतलब है name of organization, or my ability to do Y make me the ideal candidate for this spot। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आपके सामने खुला हुआ है, इसको सही फॉर्मेट में करके आप मुझे चैट पे शेयर करें। मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट इस पैराग्राफ को शेयर करने के लिए एवरीवन, कि कहाँ पे क्या क्या आपको लिखना है, इसको अगर आप चेक लिखें और मुझसे चैट पे शेयर करें। आई एम वेटिंग फॉर इट। अच्छा जी, जब हमें कोई इंडिविजुअल जॉब को रेफर करता है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि आई हैव कम टू नो राइट अबाउट द पर्टिकुलर जॉब विथ सम रिलायबल सोर्सेस। उसका नाम नहीं लिखते आप ये कहते हैं कि मुझे पता चला है किसी रिलायबल सोर्सेस के जरिए इस जॉब के बारे में। तो ऑफ कोर्स रिलायबल सोर्स कोई ना कोई शख्स ही होगा, ठीक है। So what you need to do, you need to explain the words or expression like I am writing about the job with a reference to some reliable sources that I, ये हो सकता है, या भी कर सकते हैं I have come to know about this job
from some reliable sources, so I am applying as a candidate for the same. अच्छा जी, एक और सवाल है, इसका जवाब दे दूं मैं कि अगर जॉब किसी फेसबुक वगैरह के लिंक के थ्रू हुई हो तो, बिकॉज न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू नहीं होता। अच्छा ठीक है, देखिए अगर कोई फेसबुक के थ्रू होता है तो अमूमन होता ये है कि आप उसको फेसबुक के थ्रू ही डालते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी होता है कि जो एडवर्टीजमेंट फेसबुक के थ्रू होती है या किसी वेबसाइट के थ्रू होती है तो नीचे या तो लिंक दिया होता है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके डाटा या पूरी जो एप्लीकेशन वो लिखेंगे, तो प्रोसेस का पूरा यही होगा। वो मेंशन उसमें किया होता है कि आप अपना सीवी या तो अपलोड कर दें और कवरिंग लेटर अपलोड कर दें, तो उसमें आपको करना यही होगा, लिंक के जरिए आपको अपना सीवी और अपना कवरिंग लेटर अपलोड करना होगा। मटेरियल सारा यही होगा, सिवाय इसके कि जहाँ पे आप ये बता देंगे कि हम फला फला एक्स वाई जेड रिसोर्सेज से, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के जरिए, किसी लिंक के जरिए हमें पता चला। तो प्रोसीजर द सेम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द अपलोडिंग ऑप्शन इज देयर, तो आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, अपना सीवी और कवरिंग लेटर आपको बनाना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, वाई में हमें क्या इंसर्ट करना है, इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अब पूरा जुमला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई बिलीव दैट माई कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड पर्टिकुलरली माई एक्सपीरियंस एट एक्स, ठीक है, यानी एक्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और माई एबिलिटी टू डू वाई, वाई का मतलब है जो काम आप, जो जॉब आपकी है, ठीक है, माई एबिलिटी टू डू। आप कह सकते हैं माई एबिलिटी टू डू स्केचिंग, टू डू पेंटिंग। तो यहाँ पे जो वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो नेचर ऑफ वर्क है उसको ऐड करेंगे, और जहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो एक्स एम्प्लॉयर जहाँ पहले काम करते थे। ठीक है जी, तो ये तमाम चीजें। पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद खत्म करने के बाद जो दूसरी जो अहम चीज है वो है द मेन सेक्शन, ठीक है। मेन सेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ तो आपने करवा दिया कि भाई जॉब का पता चला और आपको अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेन सेक्शन जिसको हम कहते हैं द मेन बॉडी ऑफ द लेटर, उस मेन सेक्शन के अंदर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आप आए, जो आपके एक्सपीरियंस है वो आप बताएंगे, और स्पेसिफिकली उस चीज की बात करेंगे जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। यू शुड डिस्क्राइब व्हाट यू हैव। आपको उस सेकंड पैराग्राफ में जो मेन सेक्शन है, जो बॉडी है आपकी लेटर की, उसमें आपको क्या बताना है कि आप क्या कर चुके हैं अब तक,
और वो क्या स्किल्स हैं जो आपको इस जॉब के लिए सूटेबल बना रही हैं। देन वी कम टू द क्लोजिंग पैराग्राफ। अब हम आते हैं क्लोजिंग पैराग्राफ की तरफ। तो क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखेंगे? convince you that I have the necessary skills and experience to achieve as। अब आप इन जॉब टाइटल, I look forward to hearing from you। ठीक है, ये नहीं कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू और मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, आपके पाँव पड़ रहा हूँ कि आपका शुक्रिया कि आप मुझे जॉब देंगे, ठीक है, और आप मुझे नाराज भी करेंगे। नो कलरफुल लैंग्वेज, should be the professional language। So I look forward to hearing from you। yours sincerely। और कीजिएगा कि yours के ऊपर जो एस है उस पर एपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ। बचपन से हम जो मिस्टेक करते हुए आते हैं अपने स्कूल में, हमें सिखाया जा रहा होता है कि योर सिंसियरली हम कैसे लिखते हैं, योर लिखते हैं, एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और एस लिखते हैं। और आज तक बहुत से लोगों की ये प्रैक्टिस है जिनका बहुत कुछ तजुर्बा भी हो चुका है, उसके बावजूद भी वो यही लिखते हैं क्योंकि उनके दिमाग में योर सिंसियरली ऐसे लिखा जाता है। So what you have to do, you have to write something like that। So this is your last paragraph। Before sending, check once again। सेंडिंग से पहले एक दफा फिर चेक करें और आपका ये कवरिंग लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, और असाइनमेंट में ये है कि आप अपना एक सीवी और अपना एक कवरिंग लेटर एज्यूम करें। फॉर एग्जाम्पल डॉन न्यूज़पेपर पे जाएं या संडे का जो जंग न्यूज़पेपर आता है उसमें जॉब एडवर्टीजमेंट होती है, या डॉन न्यूज़पेपर पे जाएं तो उसमें से कोई भी एडवर्टीजमेंट उठाएं और हाइपोथेटिकली उस पर कवरिंग लेटर भी बना के मुझे आप email करें, जो अभी मैं आपको व्हाट्सएप पर अपडेट कर दूंगा। ये आप मुझे करके दिखाइए, प्रैक्टिस में बेहतर होगा। असाइनमेंट की डेडलाइन ये कि आपको आज मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूँ तो मंडे को आप मुझे सबमिट करवा दीजिए, ये इसकी डेडलाइन है। तो ये आज का हमने किया है, ठीक है। जो रिमेनिंग टाइम हमारे पास है, आपसे हो रहा हूँ 5 मिनट बाद, और 5 मिनट बाद लॉग इन होने के बाद बात करूँगा आपसे जो लीडरशिप की जो प्रेजेंटेशन है उसके हवाले से। आज हम अभी बैठ के आइंदा 10-15 मिनट में उसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। सो बी हियर, स्पेशली द लीडर शुड बी हियर, ताकि उनसे बात हो। तो करना आपको ये है कि ये कहलाती है रूब्रिक। रूब्रिक का मतलब होता है कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको किन किन बात का ख्याल रखना पड़ता है और आपकी मार्किंग जो है वो किस बुनियाद पर होती है, या आपको जो ग्रेड किया जाता है, आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो किस टेक्निकलिटी की बुनियाद पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वी हैव कॉलम्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क, पार्टिसिपेशन, कंटेंट, विजुअल एड्स एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे पहले ये 5 चीजें होनी जरूरी, यानी जो एग्जामिनर है
अभी आप कुछ दिन बाद ग्रेजुएसी के अंदर भी देंगे प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह। तो जो एग्जामिनर है वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ये 5 चीजें देखता है, और इन 5 चीजों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं नंबर वाइज, कि अगर आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं तो आपको कितने नंबर चाहिए। ठीक है, यानी आपको फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पोजीशन अगर 5 नंबर की है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेंट है तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल सकते हैं। तो एक्सेलेंट का मतलब क्या है? एक्सेलेंट का मतलब है कि प्रेजेंटेशन वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड and was very easy to follow. Transition between group members were well planned and executed cleanly. अब क्योंकि जो प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं वो आप ग्रुप में ही देने जा रहे हैं, तो आपको खुद ही तमाम चीजें करनी होगी। तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज होगी और इजी टू फॉलो होगी, तो फिर आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। इसको कहेंगे एक्सलेंट। अगर आपकी प्रेजेंटेशन गुड होगी तो गुड के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? फेयरली ऑर्गेनाइज, यानी किसी हद तक ऑर्गेनाइज है और किसी हद तक फॉलो भी हो रहा है, हर चीज को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी हद तक की बात होगी तो उसका मतलब है कि आपको 2 के बजाय 1 पॉइंट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। फेयर प्रेजेंटेशन की कैटेगरी क्या है? प्रेजेंटेशन वाज नॉट क्लियरली ऑर्गेनाइज। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज नहीं थी, और ऑर्गेनाइज नहीं हुई तो फॉलो नहीं होगा, और उसके 1 नंबर मिलेंगे। नीड इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन लैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर चीज डिसऑर्गेनाइज है और किसी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन होते हुए कंफ्यूजन है, तो उसके 0.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट द गुड मार्क्स। टीम वर्क या पार्टिसिपेशन, अगर आप ग्रुप में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो टीम वर्क क्या होना चाहिए? द ग्रुप वर्क वेरी वेल विद ईच अदर एंड द प्रेजेंटेशन वाज शेयर्ड इक्वली अमंग द ग्रुप मेंबर। ये सबको अपना अपना इक्वल पार्ट प्ले करना होना चाहिए इसके अंदर। अगर सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं तो उसको एक्सटेंड कहलाएगा टीम वर्क। ठीक है। गुड का मतलब क्या है? द ग्रुप वर्क well with each other and communicated with some members participate slightly more than others। यानी जब बैलेंस आउट हो जाए, कोई बहुत ज्यादा बोला, जैसे हमने जो क्लास में प्रेजेंटेशन देखी थी, आपने ग्रुप में दी थी, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और खुद जो है वो आए और चले गए। इसका मतलब है कि इट इज टीम वर्क नहीं है। राइट, सो टीम वर्क ये नहीं है। फेयर क्या है? ग्रुप कम्युनिकेटेड रिलेटिवली वेल विद अ फ्यू लैप्सेस, यानी कुछ लैप्सेस हैं, कुछ चीजें मिस हो रही हैं, और जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है वो गायब। नीड इम्प्रूवमेंट, ग्रुप डिड नॉट वर्क वेल टुगेदर, यानी मैंने बहुत सी प्रेजेंटेशन जो आपने दी हैं उनमें से कुछ प्रेजेंटेशन ऐसी कि ग्रुप ने आपस में काम ही नहीं किया, जिनमें से मैंने कहा था कि भाई ये 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बैठे हुए ऑपरेट कर रहे थे, दे डिड नॉट गिव एनीथिंग। सो दिस इज नॉट अ फेयर डिस्क्रिमिनेशन। देन वी हैव कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या है? कि मटेरियल क्या है? ग्रुप मेंबर हैड
strong hold on the content and content was thoroughly addressed. यानी कम वक्त में उस कंटेंट को बेहतर तरीके से एड्रेस किया गया है. नो मिस्टेक्स वर मेड विद रिगार्ड ऑफ कंटेंट नॉलेज, यानी कोई गलती नहीं की जानी चाहिए कंटेंट नॉलेज के हिसाब से, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है जी, तो ये रूब्रिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है. देन विजुअल एड्स, वीडियोस एंड पिक्चर यूज्ड वर यूज्ड इफेक्टिवली फॉर द प्रेजेंटेशन. अगर आप पिक्चर यूज कर रहे हैं, कोई वीडियो क्लिप यूज कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली यूज करें जो उससे लिंक हो ताकि अच्छा लगे. और प्रेजेंटेशन स्टाइल का मतलब क्या है? लुक एट ऑडियंस व्हाइल टॉकिंग. ठीक है, डजंट रीड फ्रॉम स्लाइड, के स्लाइड को से रीड ना करते रहें. स्पीक लाउडली, ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये रूब्रिक जो है ये मैं भी आपको ईमेल कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा. तो आपका काम ये होगा जब आप तैयारी करें प्रेजेंटेशन की तो उसको सामने रखें ताकि इसके हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करें. ठीक है, एक तो ये बात हो गई जो मुझे आपसे करनी थी. और दूसरी बात जो मुझे करनी है आपसे वो ये है कि आई वांट टू द नेम ऑफ द स्टूडेंट. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम चाहिए जो इस प्रेजेंटेशन में हिस्सा ले रहे हैं. लीडर्स की बात कर रहा हूँ. और उसके लिए ज़रूरी है कि दे शुड सेंड मी अ फॉर्मेट लाइक दिस टुडे. ठीक है, जो भी सीआर है उसका काम यह है कि वो एक ऐसा फॉर्मेट बना के मुझे आ, आज तकरीबन 3 बजे से पहले ये भेज दे, जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी जितने भी लीडर्स हैं उनका नाम होगा, जिस चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए वो भेजें. और टॉपिक इंक्लूड, यानी टॉपिक इंक्लूड का मतलब है वो टॉपिक जो चैप्टर में से हम कर चुके हैं या मैं करा चुका हूँ या आप कर चुके हैं, उसके अलावा जो टॉपिक बचे हैं वो आप इंक्लूड करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर. तो ये फॉर्मेट आप मुझे आज व्हाट्सअप करेंगे. ठीक है, मरियम, मुस्कान या जो भी या अशर, आज आप मुझे ये कर देंगे ताकि अगली क्लास में हम इसको प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है. ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी थी. आयशा नवीद इज नॉट हियर, हाउ कुड आई ऐड हर? वो आएंगी तो ऐड कर लेंगे हम. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम विद योर नेम. अपने नाम के साथ एंटर हो आप. काइंडली मुख्तलिफ नामों से एंटर नहीं हो क्योंकि दे आर इशूज. ठीक है, दे आर इशूज टू हैक ऑफ एनी काइंड ऑफ, आपकी आईडी हैक हो सकती है, जूम का अकाउंट हैक हो सकता है. तो आई डू नॉट नो कि अगर आप नाम आपके पास नहीं है तो आपके यहाँ आना मुश्किल है. ठीक है, तो अगर आयजा जो है वो नाम के बगैर आ रही है तो इसलिए शायद मैंने उनको रिमूव कर दिया. शी इज नॉट हियर, अगर मैं होती तो इनको ज्वाइन कर. एनीवेज, ठीक है जी, तो लेक्चर इज गोइंग टू फिनिश नाउ. यहाँ की बात खत्म हो गई है. तो मैं 3 बजे से पहले इंतजार कर रहा हूँ इस लिस्ट का. और इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको रूब्रिक दिया है इसको भी आप पढ़िए ताकि आपको समझ में आए.
ठीक है जी, send me the screenshot of this class so that I can forward it, and thank you very much all of you. If you have any question, any query, you can WhatsApp.